जो स्टडीज़ आ रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि देश जेनोसाइड की तरफ जा रहा है। वो नफ़रत का माहौल पहले नहीं था, वो नफ़रत का माहौल इस सरकार ने तैयार किया और वो जो नफ़रत का माहौल तैयार कर रही है, वो इस तरह की योजना क्यों ला रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हिडन हिडन एजेंडा के तहत ये काम कर रहे हैं? इन युवाओं को इतनी कम उम्र में आप आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का इस्तेमाल करना सिखा देंगे, ट्रेंड कर देंगे उनको। 4 साल बाद वो जाएँगे कहाँ? वो विध्वंसक भी हो सकता है। उसको कुछ ऑर्गनाइज़ेशन उसको ब्रेन वॉश करके गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, काला धन वापस आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ क्या इनमें से एक भी काम करने में मोदी सरकार सफल हुई? ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। भारत में हर इंसान खतरे में है, पूरा भारत खतरे में डाल दिया। युद्ध बनेगा फिर अग्निवीर पैदा होंगे और वो अग्निवीर अग्नि तो अग्नि है, उसी का कोई विध्वंसक गतिविधि में इस्तेमाल कर ले, तो उसको आप कैसे सँभालोगे? मुझे लगता है देश से बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है, हम हों या आप हों या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, देश सबसे बड़ा है। क्योंकि देश के लोगों का जो जज़्बा है और जो उनके प्रति इज़्ज़त है, उसको भी भारी ठेस पहुँच रही है। क्योंकि कितनी मुश्किल से वोट का अधिकार मिला और हम लोग जब शराब की बोतल में ₹1000-500 में 10-5 किलो अनाज में अपनी वोट को बेच देते हैं, तो जो नेता जिन पूंजीपतियों के पैसे से हमारी वोट को खरीदते हैं, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो पूरे देश के भविष्य को और हमारे बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं। जब हम लोग व्यक्ति को मजबूत करते हैं, तो व्यक्ति मजबूत होता है। जब हम लोग विचारधारा को मजबूत करते हैं, तो विचारधारा मजबूत होती है। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मोदी सरकार के साथ अजीब विडंबना है। जिसके लिए वो जो योजना लेकर के आती है उसी को वो योजना समझ में नहीं आती। किसानों के लिए लेकर के आई, किसानों को समझ में नहीं आई। व्यापारियों के लिए लेकर के आई, व्यापारियों को समझ में नहीं आई। अब तथाकथित रूप से नौजवानों के लिए जिस योजना को लेकर के आई है, अग्निवीर और अग्निपथ, नवयुवकों ने देश भर के तमाम रेलवे ट्रैक्स को अग्निपथ बना दिया है। यानी कि पुरजोर तरीके से उस योजना का विरोध कर रहे हैं। केवल दो लोगों को ये योजनाएं समझ में आती हैं, अंधभक्तों को या उनकी दलाल मीडिया को। मेरे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। मिशन जय भीम के माध्यम से पूरा देश आप घूम रहे हैं, तो युवाओं की नब्ज भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। अग्निवीर और अग्निपथ योजना का विरोध क्यों? मुझे लगता है कि इसके बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है कि ये आखिर जो देश में एक व्यवस्था बनी हुई थी आर्मी के अंदर, उसको बदलने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? जो स्टडीज़ आ रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि देश जेनोसाइड की तरफ जा रहा है अरे और बहुत ही खतरनाक दौर आने वाला है। आप सोच के देखिए कि जिन युवाओं को इतनी कम उम्र में आप आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का इस्तेमाल करना सिखा देंगे, ट्रेंड कर देंगे उनको। 4 साल बाद वो जाएँगे कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं है बड़े-बड़े माफ़िया भी कहीं उनका गलत इस्तेमाल ना कर लें? और जब आदमी बेरोज़गार हो जाता है, कहीं कामयाब नहीं होता तो और ट्रेंड है वो देखिए पॉज़िटिव के साथ-साथ नेगेटिव की भी संभावना है। वो विध्वंसक भी हो सकता है। उसको कुछ ऑर्गनाइज़ेशन उसको ब्रेन वॉश करके गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? 4 साल क्यों? आप ज़रा सोचिए, जो केंद्र की सरकार आज जो इस पार्टी की सरकार है, जो सत्ता में है, आप उसके सारे एक-एक करके सारे निर्णय को देखो। पहले तो जो लुभावने झूठे वायदे किए उसको देखो। बहुत हुई महँगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गया भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छे दिन आने वाले हैं, काला धन वापस आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ क्या इनमें से एक भी काम करने में मोदी सरकार सफल हुई? मोदी सरकार हर मोर्चे पे विफल हुई। दूसरी बात, वो नोटबंदी लाई, नोटबंदी क्या सफल हुई? जो 8-10 हज़ार करोड़ नए नोट छापने में लगाया, ये कह के कि इससे काला धन नहीं पैदा होगा, इससे आतंकवादियों को जो मदद मिलती है नकली नोट से वो नहीं होगी। लेकिन अब तो नए वाले भी नकली नोट छप रहे हैं। आतंकवाद कंट्रोल होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गया है। देश में नफ़रत का माहौल और ज़्यादा बढ़ गया है। कौन बढ़ा रहा है? इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि ये नफ़रत का माहौल बढ़ा कौन रहा है? इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, वो कौन लोग हैं जो कहते हैं धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में। तो ये बेसिकली ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। भारत में हर इंसान खतरे में है। पूरा भारत खतरे में डाल दिया इन्होंने। इन्होंने जीएसटी लेके आए, उसका क्या असर हुआ? वो भी फेल साबित हुई। ये लोग किसानों के बारे में कानून लेके आए, वो फेल साबित हुआ।
अब युवाओं को के खिलाफ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए जो अग्निपथ तैयार करके अग्निवीर तैयार कर रहे हैं। अग्निपथ बनेगा, फिर अग्निवीर पैदा होंगे, और वो अग्निवीर, अग्नि तो अग्नि है, वो रोशनी पैदा करने के लिए भी और उत्पादन में भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन अगर उसी का कोई विध्वंसक गतिविधि में इस्तेमाल कर ले, तो उसको आप कैसे सँभालोगे? ये विध्वंसक की बात आप बार-बार कर रहे हैं। क्यों मन में ये संदेह उत्पन्न होता है कि वो विनाश की तरफ बढ़ेंगे? इसलिए होता है कि जो नफ़रत का माहौल पहले नहीं था, वो नफ़रत का माहौल इस सरकार ने तैयार किया। और वो जो नफ़रत का माहौल तैयार कर रही है, वो इस तरह की योजना क्यों ला रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हिडन एजेंडा के तहत ये काम कर रहे हैं? ऐसे लोग देशभक्त तो नहीं हो सकते जो देश को, जिसमें देश में नफ़रत बढ़ेगी, देश धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे टूटेगा, बँटेगा, ये देश के लिए खतरनाक है। मुझे देश की चिंता है, मुझे भारत के संविधान की चिंता है, मुझे प्रजातंत्र की चिंता है, मुझे लोगों के हक और अधिकार की चिंता है। मुझे इस बात की भी चिंता है कि जो भारत का संविधान आर्टिकल 51 में भारत के नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। हम तो उस कर्तव्यों की उस सोच के एकदम खिलाफ विपरीत जाके अगर काम करेंगे, तो फिर देश कितना सुरक्षित होगा? मुझे तो लगता है पहली बार ऐसा महसूस हो रहा, देश आज असुरक्षित हाथों में है। अच्छा, सोशल मीडिया पर तो यहाँ तक लोग विरोध में लिख दे रहे हैं कि आरएसएस अपने लड़ाकों की फौज तैयार कर रही है। दिस पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। एप्रीहेंशन है, संदेह है, लोग अपने-अपने संदेह, तो उन संदेह संदेह जब पैदा होते हैं तो उसके कारण होते हैं। तो वो संदेह तो जो नफ़रत का वातावरण जब वो पार्टी और उसके लोग ही बनाए जो सत्ता में है, तो फिर इस तरह की संभावनाएँ भी, मुझे लगता है कि लोगों का संदेह कहीं न कहीं उस पे कुछ न कुछ तो बातें हैं ना। तो केंद्र सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि ये आग से खेलने का काम बंद कीजिए। ये अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर पैदा करके आप आग से खेलने का काम कर रहे हैं। इससे देश को नुकसान होने वाला है, आप देश को बचाइए। हमारी और आपकी सबकी ज़िम्मेदारी देश को बचाने की है, देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने की है। नफ़रत के वातावरण को ख़त्म कीजिए। जिस दिशा में आप जा रहे हैं उससे देश का भला होने वाला नहीं है। आप परमानेंट, कोई अजर अमर नहीं है कि सबको एक ना एक दिन मरना है। तथागत बुद्ध ने कहा हर चीज़ अनित्य है, यानी जो चीज़ पैदा हुई है उसको मरना तय है। तो फिर आप देश को इस विध्वंसक दिशा में क्यों ले जा रहे हैं? आप कोई भी कदम वो उठाते तो हो बिना चर्चा के उठाते हैं। वो कह देते हैं पहले की सरकारें डिसीजन लेने की नहीं, क्षमता मैं नहीं रखती। पूछना चाहता हूँ कि देश में विपक्ष की भी कोई भूमिका है या नहीं है? क्या आप कभी, सरकार को चाहिए कोई भी पॉलिसी तुरंत लागू करने से पहले कम से कम विपक्ष को भी बात करके कॉन्फिडेंस में लेके चर्चा तो कर लो। अगर कुछ किसी के संदेह हैं तो उन संदेह का जवाब तो दो। आप तो सीधा कोई पॉलिसी बनाते हैं, लागू कर देते हैं, देश पे थोप देते हैं, फिर युवा, किसान, मज़दूर वो उसके विरोध में लड़ते रहते हैं। नुकसान तो देश का हो रहा है ना, आपका क्या गया? तो आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, अपने पुनर्विचार कीजिए और ऐसे मसलों को जो देश को प्रभावित करने वाले हैं उसमें आप बेशक से सत्ता में आप हैं, आप विपक्ष से भी चर्चा कीजिए। और मुझे लगता है देश से बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है, हम हों या आप हों या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, देश सबसे बड़ा है। एक्चुअली बीजेपी के नेता तो हमेशा से युवाओं का अपमान करते आए हैं और अपने वक्तव्यों से देश का भी अपमान करते आए हैं। मतलब ये तो शर्मनाक है ना। क्या आप मतलब बीजेपी कार्यालय पे उनको सिक्योरिटी गार्ड बनाने की ट्रेनिंग सरकारी खर्चे पे दिलवा रहे हैं? अच्छी बात नहीं है। मोदी सरकार के साथ जब भी इस तरह की कोई योजनाएं आती हैं तो हमेशा इस तरह के आरोप लगते हैं कि बिना किसी से रणनीति बना करके उसने इन योजनाओं को लागू कर दिया। जब अच्छा होता है तो श्रेय मोदी को, और अच्छा नहीं होता है तो इस बार सेना को सामने खड़ा कर दिया। सेना के प्रमुख आकर के बयान दे रहे हैं। इसको उचित मानते हैं आप? बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है सेना के जो प्रमुख हैं, देश उन पे नाज़ करता है, उनको राजनीति से हट के देश के बारे में गंभीरतापूर्वक सोच के ही किसी रणनीति पे बात करनी चाहिए और कम से कम उनको मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये पिछले कुछ साल में देखने में आया, पहले नहीं होता था। पहले कभी सेना के अधिकारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया करते थे। सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, लागू करना, सरकार ही के प्रवक्ता उस पे बातचीत करें। ये जो सेना का इस्तेमाल करना शुरू किया है, ये देश के लिए घातक है। देश में वैसे भी सैनिकों का और इंडियन आर्मी का को लेकर बहुत रिस्पेक्ट है।
तो उस सेना के शौर्य को बेचने की कोशिश है, राजनीतिकरण करने की। निसंदेह जो सेना के प्रति देश के लोगों का जो जज्बा है और जो उनके प्रति इज्जत है, उसको भी भारी ठेस पहुंच रही है। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा, जो कोर्ट के प्रति जो लोगों में इज्जत थी, कोर्ट के पिछले निर्णयों से कोर्ट की भी इज्जत कम हुई है। वही अब धीरे धीरे सेना का भी ये लोग करने वाले हैं। और सेना, वो सेना जिसकी पूरे देश के लोग दिल से, देशभक्ति की भावना से इतनी इज्जत करते हैं, उसके गौरव को गिराना, वो भी देश के लिए खतरनाक है। एक बात और कह दूं, ये जो वोट का अधिकार है ना, ये बड़ा कीमती है। बाबा साहब ने वन मैन वन वोट वन वैल्यू ये दिया, लेकिन देने से पहले ये भी समझ आना चाहिए कि जब इस बात पे चर्चा शुरू हुई संविधान सभा में कि वोट देने का अधिकार किसको मिलना चाहिए, क्योंकि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, अब हमें अपनी सरकार चुननी है, तो ज़्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट डालने का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई को, बड़े जमींदारों को और ग्रेजुएट्स को दिया जाना चाहिए। अब देश की जो धर्म शास्त्रों में देश के 90% से ज़्यादा लोगों को ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना व्यापार का अधिकार था, ना संपत्ति का अधिकार था। तो बाबा साहब समझ गए इसमें तो फिर वोट डालने का अधिकार केवल 5% को लोगों को मिलेगा, और वो 5% लोग की जिनको चुनेंगे तो वो चुनी हुई सरकार 5% लोगों के लिए काम करेगी। तो इसलिए उन्होंने अपनी विद्वता से, काबिलियत से पूरे सदन को इस बात को मानने के लिए संविधान सभा को मजबूर किया कि देश के सभी लोगों को निष्पक्ष रूप से, चाहे किसी जाति धर्म का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, सबको वोट का अधिकार समान रूप से मिलेगा, अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो। लेकिन कितनी मुश्किल से वोट का अधिकार मिला, और हम लोग जब शराब की बोतल में 1,500 रुपये में 10-5 किलो अनाज में अपनी वोट को बेच देते हैं, तो जो नेता जिन पूंजीपतियों के पैसे से हमारी वोट को खरीदते हैं, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो पूरे देश के भविष्य को और हमारे बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं। तो हमें अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमने सही वोट का अपना इस्तेमाल किया होता, तो आज जिस तरह की ये योजनाएं सरकार पिछले कुछ सालों में लाई है और ला के देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसी तरह की योजनाएं आने वाले समय में और आएंगी, और फिर ना देश का संविधान बचेगा, ना देश का जो एक वातावरण अच्छा था वो बचेगा, और फिर देश के लिए कितना घातक सिद्ध होने वाला है, ये मैं तो चाहूँगा कि सब लोग इस पे विचार कीजिए। अच्छा, ये भी तो मानेंगे आप कि बहुजन राजनीति में भी वो दम नहीं रह गई कि वो समझा पाए लोगों को? देखिए, इसका सीधा-सीधा एक कारण है। जब हम लोग व्यक्ति को मजबूत करते हैं तो व्यक्ति मजबूत होता है। जब हम लोग विचारधारा को मजबूत करते हैं तो विचारधारा मजबूत होती है। तो ये गलती हम लोग की भी है, हमने व्यक्तियों को तो मजबूत किया, लेकिन विचारधारा को मजबूत नहीं किया। तो मैं तो ये निवेदन करूँगा, आप लोग इस अंतर को समझिए, व्यक्ति नहीं विचारधारा महत्वपूर्ण है। विचारधारा को मजबूत कीजिए, व्यक्ति को मजबूत मत कीजिए। जब विचारधारा मजबूत होगी तो आपके हक और अधिकार सुरक्षित होंगे। राजेंद्र पाल गौतम जी उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो इस समय पूरे देश में जाकर के लोगों को तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे नहीं, यानी कि किसी व्यक्ति या नेता को नहीं, बल्कि विचारधारा को मजबूत करो। जितने जल्दी ये बात आपको समझ में आ जाएगी, हो सकता है संवैधानिक संस्थाओं को काफी हद तक बचा सकें। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।